बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन और मेरे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एक दवाई के मुतल्लिक आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसका नाम है आयोडीन। ये दवाई आयोडीन से बनती है और ऐसे मरीज़ों पर काम आती है जिनके अंदर आयोडीन की कमी की वजह से बीमारियां पैदा हो गई हों। आयोडीन की कमी की वजह से एक बीमारी है जिसका नाम है गाइटर। ये गाइटर क्या होता है? ये आपके गले में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है, जिस जगह पे मैंने ये हाथ लगाया हुआ है इस जगह पर होता है और ये बटरफ्लाई की शक्ल का ग्लैंड है, यानी सेंटर से जैसे तितली के दो पैर हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। इस ग्लैंड का काम है हार्मोन बनाना, जैसा कि तमाम ग्लैंड जो हैं वो हार्मोन पैदा करते हैं। इसी तरह से ये ग्लैंड जो हार्मोन पैदा करता है, ये दो तरह के हार्मोन है। एक हार्मोन का नाम है T3 और दूसरा हार्मोन जो है उसका नाम है T4। अगर किसी वजह से ये ग्लैंड जो है ये ख़राब हो जाए, इसमें स्वेलिंग हो जाए, इसका साइज़ बढ़ जाए, इनलार्ज हो जाए, तो फिर इसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और एक और हार्मोन है जो कि हमारे दिमाग के अंदर एक ग्लैंड है जिसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है। वो 8 किस्म के हार्मोन पैदा करता है, जिनमें एक हार्मोन है TSH। TSH से मुराद है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन पैदा होता है और ये थायराइड ग्लैंड जो है इसको मुतहरक करता है, स्टिमुलेट करता है। यानी सादा लफ्ज़ों में ये है कि थायराइड ग्लैंड को ये जगा के रखता है, मुतहरक रखता है कि अपना काम करो। इसका काम क्या है थायराइड ग्लैंड का? ये दो तरह के हार्मोन पैदा करता है, T3 और T4। T4 जो है ये थायरॉक्सिन होती है और ये दोनों हार्मोन जो हैं ये हमारे मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। मेटाबॉलिज्म का जो अमल है, मेटाबॉलिज्म क्या है कि जो खुराक आप खाते हो उसने डाइजेस्ट होना होता है और जिस प्रोसेस से वो गुजरती है डाइजेस्ट होते हुए, ये जो प्रोसेस है ये मेटाबॉलिज्म का अमल है, मेटाबॉलिज्म का ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जो खुराक आप लोगों ने खाई होती है वो बर्न होती है मैदे में और ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये काम होता है, जिस अमल को ऑक्सीडेशन का अमल कहते हैं। वैसे भी आपको पता है कि जब आग जलाते हैं आप तो वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन के बगैर आग नहीं जलती। तो ये भी यूँ ही कह लो कि ऑक्सीडेशन का अमल जो मैदे में होता है, ये सादा ज़ुबान में समझाने के लिए यही कि जैसे हंडिया पकती है। एक हंडिया तो आप अपने किचन में बाहर पकाते हो और एक हंडिया आपके मैदे में पकती है। जो चीज़ आप खाते हो वो फिर जाके बर्न होती है, हंडिया की तरह पकती है और ये सारा प्रोसेस मेटाबॉलिज्म कहलाता है। इसको तेज़ करने के लिए जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये जो दो हार्मोन हैं T3 और T4 ये भी अपना रोल अदा करते हैं। और अगर इनकी मिकदार में कमी हो जाए या ज़्यादती हो जाए तो फिर ये मेटाबॉलिज्म का अमल जो है या तो वो तेज़ हो जाएगा या वो स्लो हो जाएगा। तो जब ये थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता है? आयोडीन की कमी की वजह से अक्सर होता है कि इसका साइज़ बढ़ जाता है और इसके साइज़ के बढ़ने को मेडिकली ज़बान में गाइटर कहते हैं, यानी ये जो बीमारी पैदा होती है इसको गाइटर कहते हैं। या फिर सिंपल अल्फाज में बाद दफ़ा लिखा होता है कि इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में जब भी इनलार्जमेंट होती है, जब भी इसका साइज़ बढ़ता है, तो
इससे T3 T4 जो है, यानी ये जो इसके हार्मोन है, इनकी मिकदार बढ़ जाती है। और जब इनकी मिकदार बढ़ती है तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर लफ्ज़ मेडिकल ज़बान में किसी चीज़ की ज़्यादा मिकदार को हाइपर और कम मिकदार जो है उसको हाइपो कहते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म से मुराद ये है कि ये जो इसके हार्मोन है, इनकी मिकदार जो है वो बढ़ चुकी है। तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। जब ये कंडीशन हो जाती है तो फिर TSH जो है उसकी मिकदार कम हो जाती है। यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि TSH ने तो इसको चलाना होता है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसने तो इसको चलाना होता है, स्टिमुलेट करना होता है। तो जब ये ज़्यादा हार्मोन बना रहा है तो फिर तो TSH भी ज़्यादा होना चाहिए। यानी वो हार्मोन अगर ज़्यादा मिकदार में पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा, ज़्यादा पैदा होगा, तो वो इसको ज़्यादा मुतहर्रिक करेगा। आम सेंस में तो यही आता है ना ज़हन में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि TSH कम हो जाएगा। जब ये इसका साइज़ बढ़ेगा, इनलार्जमेंट होगी थायराइड ग्लैंड की, तो उस वक्त TSH जो है उसकी नॉर्मल जो मिकदार है, नॉर्मल उसकी है 5 से 12 मिली यूनिट पर लीटर। ये उसकी नॉर्मल मिकदार है, लेकिन नॉर्मल से वो कम हो जाएगा। अगर आप टेस्ट करवाते हैं, ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आता है हाइपरथायरॉयडिज्म का, तो उसके जब ये तीनों आपने टेस्ट करवाने हैं, TSH, T3, T4, तो ये कम हो जाएगा। और कम होने की वजह ये है कि जब साइज़ बढ़ा और साइज़ बढ़ने से T3 और T4 जो है उसकी मिकदार बढ़ गई, तो थायराइड ग्लैंड ने पिट्यूटरी ग्लैंड से कहा कि अब मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम वैसे ही चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। इनलार्जमेंट से उससे वैसे ही जो है वो T3 और T4 ज़्यादा मिकदार में पैदा होना शुरू हो गया। तो उसने मना कर दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को कि मुझे अब आपकी स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अब ये हार्मोन जो है इसने अपना काम पहले से कम कर दिया, तो इसकी मिकदार पहले से भी कम हो गई। तो इसके पीछे रीज़न ये। अब देखते हैं कि ऐसे पेशेंट जिनमें थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाए, यानी हाइपरथायरॉयडिज्म के वो पेशेंट बन जाएं। दूसरे लफ्ज़ों में जो आज की हमारी मेडिसिन है आयोडीन से बनती है, आयोडियम इसका नाम है, यानी इसका इस्तेमाल कब होता है, कैसे पेशेंट पे कौन सी सिम्टम को मद्देनज़र रखते हुए इस दवाई का इस्तेमाल हम करते हैं। तो अब हम आते हैं कि वो पेशेंट जो हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट होगा उसमें सिम्टम क्या होंगे। चूँकि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है इसमें सिम्टम को देख कर ही दवाई तजवीज़ की जाती है। तो ऐसे पेशेंट की सिम्टम हमें देखना पड़ेंगे। तो सिम्टम ये होगी कि जब उसका मेटाबॉलिज्म का अमल तेज़ होगा, यानी T3 T4 के तेज़ होने से मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा। मेटाबॉलिज्म के तेज़ होने का मतलब ये है कि उसने जो खाया वो फौरी तौर पे बर्न होता गया और उसको भूख ज़्यादा लगना शुरू होगी। पहले वाली खुराक बर्न होती गई तो उसने और डिमांड कर दी, तो अलामतें ये पैदा होंगी कि भूख ज़्यादा, मच हंगर हो जाएगी, बार बार भूख लगेगी। और मेटाबॉलिज्म का अमल तेज़ होने से अलामतें जो पैदा होंगी वो ये होगा कि बॉडी में हीट पैदा हो जाएगी, हीटेड बॉडी हो जाएगी। सर्दियों के मौसम में भी उसे स्वेटर, जर्सी या कोई ऐसी गर्म चीज़ जो है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बंद कमरे में ऐसे पेशेंट जो हैं वो गर्मी महसूस करते हैं, दरवाजे खिड़कियां खोल के रखना चाहते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में पहले से हीट होती है। आज ही मेरे क्लिनिक पे ऐसी एक मरीज़ा आई तो उसने मुझे खुद कहा कि डॉक्टर साहब ये शीशा जो है क्लिनिक का ये खोल दें क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है। तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म की मरीज़ा थी, तो मैंने अपने शागिर्द से कहा कि शीशा खोल दो। हवा बैर की ताज़ा अंदर आई तो उसको कुछ बेहतर महसूस हुआ। एक काम उसने और किया
मेरा कमरा जिसमें मैं क्लिनिक में पीछे बैठता हूँ उसमें लाइटिंग ज़्यादा मैंने रखी हुई है, तो एक रोशनी उसकी आंखों में पड़ रही थी, तो मुझे उसने कहा कि अगर आप ये ट्यूब बंद कर दें डॉक्टर साहब। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो मैंने वो ट्यूब बंद कर दी। मतलब ये कि ऐसा जो पेशेंट होता है उसको हीट की भी अलामत होती है कि उसको गर्मी लगती है, एक तो ये सिम्टम होती है, दूसरा फोटोफोबिया होता है, रोशनी से भी नफरत हो जाती है, तेज़ रोशनी उसकी आंखों की चुभती है। हाइपरथायरॉयडिज्म के जो मरीज़ होते हैं ये भी उसकी अलामत हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर इन लोगों का बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर भी मैंने उसका चेक किया तो वो भी 170/100 था, बढ़ा हुआ था। पाल्पिटेशन जो है यानी दिल का धड़कना, हार्ट बीट जो है, ये 90 से ऊपर चली जाती है। इसी तरह फिर जब इतनी पाल्पिटेशन होगी तो दिल घबराएगा भी, तो ये वाली अलामत उसमें होगी। मेंटली देखा जाए तो ऐसे जो पेशेंट हैं, ज़हनी अलामत उनमें जो होती हैं, एंग्जाइटी, एक्साइटमेंट, बड़ी जल्दी एक्साइटमेंट का शिकार हो जाते हैं, इरिटेबल होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, और इनमें रेस्टलेस भी पाई जाती है, यानी बेचैनी, एक जगह पे टिक कर बैठ नहीं सकते, बार बार एक जगह से उठते हैं फिर दूसरी जगह, फिर इसी तरह बेआरामी की कैफियत, ये एक इनकी ज़हनी अलामत होती है, रेस्टलेसनेस। और सुइसाइडल टेंडेंसी इनमें पाई जाती है, यानी खुदकशी का रुझान भी ऐसे पेशेंट में मिलता है। इसके अलावा आइज़ के हवाले से तो मैंने सिम्टम बताई कि फोटोफोबिया है, इरिटेशन भी आइज़ में होती है, चुभन सी होती है, और फेस अगर देखा जाए तो स्वेलिंग होती है फेस पे, फेस चेहरा सूजा हुआ होता है, स्वेलअप होता है। और मैगजीला, यहाँ पे चेहरे की जो एक हड्डी है मैगजीला, तो इसके साथ ही मैगजिलरी ग्लैंड होते हैं, इनमें भी स्वेलिंग हो जाती है, सलाइवा बढ़ जाता है मुंह के अंदर, यानी थूक बढ़ जाती है। गले में इन्फ्लेमेशन होती है, गला सूजा हुआ, इरिटेशन होती है, खराश होती है यानी, और फाउल किस्म की स्मेल मुंह से आती है। लंग्स के हवाले से देखें तो पेन, चेस्ट पेन, और रेस्पिरेशन उसकी वीजिंग टाइप होती है, मतलब कि सीटी बजने की आवाज़ आती है, जैसे इस तरह उसके फेफड़ों से ये आवाज़ आती है। कफ होती है, ड्राई कफ होती है, सफोकेशन होती है उसको, और साथ में चेस्ट बर्निंग भी होती है। राइट साइड पे बनिस्बत लेफ़्ट साइड के, राइट लंग जो है इसमें ज़्यादा राइट लंग अफेक्टेड होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम राइट साइड पर होती है उसको। और नमूनिया में भी ये दवाई दी जाती है, साथ में हाई किस्म का टेम्परेचर हो उसमें भी ये दवाई इस्तेमाल होती है। गाइटर में तो शुरू में बताया कि ये जो गिल्लड़ है इसके लिए इस्तेमाल होती है। स्किन को देखा जाए तो स्किन डर्टी स्किन होती है, इसकी अट्रैक्टिव नहीं होती, तो ऐसे पेशेंट जिनकी स्किन डर्टी हो उनमें भी ये दवाई आयोडियम इस्तेमाल आप कर सकते हो। और इसके अलावा ऐसे जो पेशेंट हैं जो इसके दायरे कार में आते हैं, उनकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब स्लीप, आराम से उनकी नींद उन्हें नहीं आती, डिस्टर्ब होते हैं, वो थोड़ी सी आहट से फ़ौरन जाग जाते हैं, ये भी उनकी आप मेंटल सिम्टम भी कह लें या नींद के हवाले से कह लें।
और इन लोगों को जो इस बीमारी के शिकार होती हैं, इनको ठंडा दूध जो है वो आराम देता है। जब रेस्टलेस या चेस्ट बर्निंग या इलामात उनकी ज़्यादा हो तो ये ठंडा दूध पीने से अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। तो ये भी एक इनकी सिम्टम है। इसके अलावा औरतों के कुछ अमराज में भी ये दवाई इस्तेमाल होती है। जैसे औरतों में लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पर ओवरीज होती हैं, तो ओवेरियन सिस्ट, ओवरीज के अंदर सिस्ट का बनना। अब एलोपैथिक में तो इसका मेडिसिन से इलाज नहीं होता, ऑपरेशन करते हैं। लेकिन ओवेरियन सिस्ट राइट हो या लेफ़्ट दोनों साइडों पर ये दवाई इस्तेमाल हो सकती है, और वो जो सिस्ट हैं ओवरी के अंदर, उन्हें इस दवाई से ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा यूट्रस का कैंसर जो है, औरतों में यूट्रस का कैंसर, उसमें भी ये दवाई इस्तेमाल होती है। और ओवरीज की ड्रॉप्सी जो है, यानी स्वेलिंग, जैसे पानी भरा हुआ हो, उसमें भी ये दवाई इस्तेमाल होती है। और रूमेटाइड आर्थराइटिस, ये छोटे जो जोड़ हैं ये उंगलियों के, इनमें स्वेलिंग हो जाती है इन जोड़ों में, इसको कहते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो इसमें भी ये दवाई इस्तेमाल होती है। और बॉडी के अंदर कुछ गिल्टियाँ जो हैं सख्त किस्म की, उसमें भी इस दवाई का इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत सारे अमराज में ये दवाई जो है इसका इस्तेमाल होता है। और खुद मैंने ऐसे पेशेंट डील किए हैं जिनको कि शुभ एलोपैथी तो थायरॉक्सिन नाम की एक गोली है वो लगा देते हैं और वो कहते हैं सारी उम्र खानी है, इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन ये कि ये पेशेंट जो हैं ये ठीक हो जाते हैं। 1 साल का ट्रीटमेंट चाहिए इन्हें, 1 साल तकरीबन ये होम्योपैथिक इलाज करवाएं। तो ऐसे पेशेंट जो हैं जो हाइपर थायरॉइडिज्म के या गाइटर के या ये जो थायराइड ग्लैंड है इसकी स्वेलिंग के जो पेशेंट होते हैं आयोडीन की कमी की वजह से, एक तो इनको साथ में आयोडीन मिला नमक भी खिलाना चाहिए, आयोडीन की कमी। और दूसरा ये भी देखना चाहिए कि ऐसे फल और सब्जियां जिनमें आयोडीन की मिकदार हो, ऐसी उसकी डाइट ऐसी तजवीज़ करें जिसमें आयोडीन हो, ये भी साथ उसके करें। और साथ में मेडिसिन, ये वाली मेडिसिन जो है इंतहाई कारआमद है इस सिलसिले में। तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो आज की मेडिसिन मैंने बताई है आयोडीन, इसके बारे में मैंने काफ़ी सी इंफॉर्मेशन दी है। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो मैं ये समझता हूँ कि आपका फ़र्ज़ है कि इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक भी पहुँचाएँ, इसे शेयर करें। और वैसे तो मैं कॉलेज का जो ग्रुप है उसमें भी सेंड करता हूँ जो वीडियो बनाता हूँ, लेकिन बेहतर यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सेंड किए बगैर जो मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँचती रहे। आगे देखना ना देखना आपकी चॉइस होगी, अगर आप चाहें तो देख लें, ना टाइम हो तो ना देखें, लेकिन आप तक पहुँच जाएगी अगर आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का निशान जो है उसको भी दबा दें, तो वीडियो मेरी जितनी भी बनेगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी। बहुत शुक्रिया नाजरीन वीडियो देखने का, सुनने का। अल्लाह आपको अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती और अच्छी सोच दे, क्योंकि होम्योपैथिक में ये कहा गया है कि जिनकी सोच पॉजिटिव हो वो बहुत कम बीमार होते हैं। ये हमारी होम्योपैथिक फ़लसफ़ा जो है उसमें ये बयान किया गया है कि बीमारियां तकरीबन इंसान की नेगेटिव सोच से शुरू होती हैं। तो सोच अपनी पॉजिटिव रखें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें और आप तंदुरुस्त रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।